हो गया ना स्टार्ट? हाँ ठीक। अब हम आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? अजैविक कारक पढ़ने वाले थे, सॉरी पढ़ चुके थे अपन। अब पढ़ेंगे हम जैविक कारक के द्वारा परपरागण। अब जैविक का मतलब क्या होता है? जीव जंतु। जीव जंतुओं में सब आते हैं, कीट आते हैं, मनुष्य, बंदर, छिपकली सब आते हैं, तो हम सबके द्वारा पढ़ेंगे। लेकिन इसमें केवल अपनी बुक में एक ही इंपॉर्टेंट दे रखा है, कीट द्वारा परपरागण की क्रिया को समझाइए। तो हम कीट द्वारा पहले पढ़ेंगे, फिर बाकी के एग्जाम्पल याद करने हैं हमें, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट आ रहा है, कीट द्वारा परपरागण, ठीक है। आगे बात समझ में? परिभाषा वो की वही है जो पहले पढ़ी थी हमने। कीट द्वारा परपरागण क्या पढ़ा था हमने पहले, ठीक है। जब पराग कोश के परागकण, ठीक है, वर्तिकाग्र से मुक्त होकर, सॉरी गलत बोल दिया, जब पराग कोश के परागकण पराग कोश से मुक्त होकर वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। किसके द्वारा पहुंचेंगे? अब कीट के द्वारा पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? कीट द्वारा परपरागण कहते हैं। वहां मैंने अच्छे से समझा दिया था। परिभाषा में आप लोगों को बताया था एक शब्द चेंज करना है, बाकी वो के वही लाइन लिखना है। अब कीट द्वारा परपरागण की क्रिया देखो, पहले तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता हूं आप लोगों को जो एग्जाम में पूछा गया था। कीट द्वारा परपरागण की क्रिया कौन से कीट के द्वारा होती है? तो ये कीट आप लोगों को याद, सॉरी ये पूछा था कीट नहीं, वो पूछा था सालविया। सालविया के पुष्प में किस कीट के द्वारा परपरागण होता है? तो आंसर याद रख लेना है आप लोगों को, हम्बल, हम्बल कीट के द्वारा, ठीक है। अगर सालविया न पूछे, इसकी जगह पूछ ले लीवर विधि के द्वारा कीट परपरागण किसमें होता है? लीवर विधि के द्वारा किसमें, कौन से पुष्प में होता है? तो कौन सा पुष्प क्या लिखोगे? सालविया में होता है। लीवर विधि के द्वारा किस पादप में या किस पुष्प में कीट परपरागण होता है? तो सालविया में होता है। और लीवर विधि के द्वारा कौन सा कीट परपरागण करता है? तो कौन सा कीट करेगा? हम्बल। ये 3 क्वेश्चन तो इसमें से ये आप लोगों के आ चुके हैं। ये लीवर विधि वाला भी पूछा गया है, और सालविया के पुष्प में किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। ये तो मैंने डायरेक्ट आउटलाइन बता दिया। अभी समझाऊंगा मैं आप लोगों को कि लीवर विधि के द्वारा, लीवर का मतलब यहां पर कोई हमारा लीवर नहीं है, ठीक है। यहां लीवर नहीं है, लीवर का मतलब है यहां पर बटन, ठीक है, बटन दबाने वाला लीवर। अब ये दबता कैसे है, क्या प्रोसेस है, वो अभी मैं आप लोगों को 2 मिनट में समझा देता हूं। तो आप लोगों को पहले तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है, हम्बल कीट के द्वारा होगा, और लीवर विधि के द्वारा कौन से पुष्प में होगा? सालविया में होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, पहले तो मैं आप लोगों को छोटी छोटी बातें बता देता हूं। सबसे पहले तो कीट पर परागण कौन से कीटों के द्वारा होगा? मुख्य रूप से किसके द्वारा होगा? मधुमक्खी के द्वारा होगा, वर्र के द्वारा होगा, कीट है ये भी, शलभ कीट के द्वारा होगा, तितली के द्वारा होगा। ये सब कीट हैं। तो कीट में मतलब कीट पर परागण कौन से कीटों के द्वारा होगा? पहला याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, सर्वाधिक कीट पर परागण, सर्वाधिक मतलब 80% कीट पर परागण, 80%
कीट पर परागण किस कीट के द्वारा होता है, किस कीट के द्वारा होता है? तो इसका आंसर आप लोग क्या बताओगे? तो सर्वाधिक कीट पर परागण है, तो ये आप लोगों को लिखना है मधुमक्खी के द्वारा। याद रखना है सर्वाधिक कीट पर परागण किसके द्वारा होगा? मधुमक्खी के द्वारा होता है, सबसे ज्यादा इसी के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखो जो कीट पर परागित होगा, तो कीट पर परागण के लिए पुष्पों में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? पुष्प कैसे होने चाहिए? एक तो बड़े आकार के होने चाहिए, ठीक है, बड़े आकार के पुष्प होने चाहिए। बड़े आकार के मतलब कीट है, कीट छोटा तो होगा ही नहीं, इतना छोटा, छोटे भी होते हैं आकार के, लेकिन मधुमक्खी जितने साइज के तो होंगे। तो कीट का आकार बड़ा है तो थोड़ा पुष्प का आकार भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कीट उसके अंदर प्रवेश करके मकरंद चूस के बाहर निकल सके। ठीक है, तो जो कीट पर परागित पुष्प होते हैं वो कैसे होने चाहिए? बड़े आकार के होने चाहिए। ठीक है, दूसरा रंगीन होने चाहिए, कलरफुल होंगे तो क्या होगा? कीट उसकी ओर आकर्षित होंगे, किसकी ओर? पुष्प की ओर आकर्षित होंगे। रंगीन होने चाहिए। गंध युक्त होने चाहिए, खुशबू वाले होने चाहिए, तो कीट उनकी ओर ज्यादा आकर्षित हो सके। अगला मकरंद युक्त होने चाहिए। मकरंद का मतलब होता है शहद, शहद अगर उनके अंदर पाया जाएगा तो वो क्या होंगे? कीट आसानी से उनकी ओर चले जाएंगे। तो ये सब क्या है? बड़े आकार के पुष्प होने चाहिए, किसके लिए? कीट पर परागण के लिए। ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखो जो कीट पर परागित पुष्प होंगे, ठीक है ना, तो उनकी स्टोरी शेप, शेप का भी देख लेते हैं हम, शेप बाद में देखेंगे, वो तो पक्षी में आ जाएगा। तो कीट पर परागित पुष्प बड़े आकार के, रंगीन ये होने चाहिए। ठीक है, अब जो गंध ग्रंथियां पाई जाती हैं उस गंध ग्रंथियों को याद रखो। इन पुष्पों के अंदर मलिन गंध ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी गंध ग्रंथियां पाई जाएंगी? मलिन गंध ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये मलिन गंध ग्रंथियों के कारण ही पुष्प में क्या आती है? गंध आती है, मतलब सुगंध आती है। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों को। 2-3 पॉइंट कौन सा याद रखोगे? कीट पर परागण के लिए कौन से कीट होते हैं? मुख्य रूप से मधुमक्खी। सर्वाधिक किसके द्वारा होगा? मधुमक्खी के द्वारा। जो कीट पर परागित पुष्प होंगे वो कैसे होने चाहिए? बड़े आकार के होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए, गंध युक्त होने चाहिए और मकरंद युक्त होने चाहिए। गंध कौन सी ग्रंथियां उत्पन्न करती है? मलिन गंध ग्रंथियां उत्पन्न करती हैं। ये सब आप लोगों को याद रखने हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों की परीक्षा में आ गया है। साल्विया में कीट पर परागण की क्रिया को समझाइए। और ये आप लोगों को 3 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है? एक तो घास का, घास का तो मैंने बताया नहीं आप लोगों को, तो ये याद रख, बताया तो था भी। तो घास में क्या होगा? घास में बताया था आप लोगों को वायु द्वारा पर परागण की क्रिया होती है, घास याद रखना है। फिर उसके बाद मैंने बताया था मक्का, मक्का याद रखना है, मक्का में वायु द्वारा पर परागण होता है। फिर उसके बाद बताया था मैंने वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया में जल द्वारा पर परागण होता है। और नंबर 4 ये याद रखना है आप लोगों को, साल्विया में कीट पर परागण की क्रिया। क्योंकि ये जो चारों पॉइंट हैं ये आप लोगों के प्रैक्टिकल में जो 1B पॉइंट आता है सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड में ये 4 प्रैक्टिकल है, चारों में से हमेशा एक आता है। तो ये 4 में से एक तो आप लोगों को, मतलब चारों याद होने चाहिए, लेकिन एग्जाम में ये एक ही आएगा कन्फर्म है। ये चारों आप लोगों को 4 नंबर दिलाते ही दिलाते हैं 101%, 101%, क्योंकि प्रैक्टिकल में 4 ही तो है, 4 में से हमेशा एग्जामिनर एक ने एक तो देगा। तो आप लोगों को चारों याद रखने हैं। ठीक है, अब हेडिंग है साल्विया के पुष्प में कीट पर परागण की क्रिया को समझाइए। क्वेश्चन बने तो कीट पर परागण क्रिया को समझाइए। साल्विया के पुष्प में कीट पर परागण। ठीक है, अब ध्यान से डायग्राम देखो, थ्योरी आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये साल्विया का जो पुष्प है ना,
वो तुलसी कुल का पादप है। कौन से कुल का पादप है? तुलसी कुल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लेमिएसी, या इसका कई जगह लिखा हुआ है लेबिएटी, लेबिएटी। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट तो याद रखना है, जो सालविया का पुष्प है वो कौन से कुल का पादप है? वो तुलसी कुल। सालविया का पुष्प है वो तुलसी कुल या लेमिएसी कुल का पादप है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, पहला पॉइंट लेमिएसी कुल का पादप। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये रहा सालविया का पुष्प। ठीक है, और ये सालविया के पुष्प में, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, मैं चित्र बनाता जा रहा हूँ, थ्योरी भी आप लोगों को साथ के साथ ही याद करनी है। सालविया के पुष्प में दो दल पाए जाते हैं। एक तो ये रहा ऊपरी दल। ठीक है, ये जो बनाए हैं ना मैंने, ये तो है बाह्य दल, इनका यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए इनको नहीं बोल रहे हैं, बाह्य दल है ये, हरे रंग के होते हैं ये। और ये दल होते हैं रंगीन। तो ये तो बाह्य दल है और ये दल, तो सालविया के पुष्प में दो दल पाए जाते हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पर पॉइंट में। सालविया के पुष्प में दो दल पाए जाते हैं। ऊपरी दल को, ऊपरी दल को ऊपरी ओष्ठ तथा निचले दल को निचला ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है? सालविया में दो दल पाए जाते हैं, ये रहे दो दो दल। ठीक है, ऊपर वाले दल को ऊपरी ओष्ठ और नीचे वाले दल को निचला ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आता? ठीक है साहब, जो ऊपर वाला दल है, ठीक है, इसमें आगे की ओर स्त्री केसर वाला भाग होता है और इसमें पीछे की ओर पुंग केसर वाला भाग होता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आगे की ओर तो ये है, ये आगे की ओर तो क्या है? स्त्री केसर वाला भाग है, और पीछे की ओर क्या है? पीछे की ओर पुंग केसर वाला भाग। ठीक है, इसके ऊपरी दल में आगे की ओर, इसके ऊपरी दल में आगे की ओर वृत्तिकाग्र तथा पीछे की ओर, पीछे की ओर क्या होगा? परागकोश होता है। ठीक है, अच्छा पीछे की ओर क्या होगा? परागकोश होगा। इसमें जो परागकोश है वो द्विकोष्ठ होता है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये थोड़ा बड़ा बना देता हूं, अच्छे से दिख जाएगा। ये रहा और ये रहा। ठीक है, ये ऐसे नहीं होता, ये थोड़ा ऐसे झुका होता है। ये रहा द्विकोष्ठ। ठीक है, इसमें पराग
कोश द्विकोष्ठीय होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, परागकोश कैसा होता है? द्विकोष्ठीय होता है। ठीक है, जो परागकोश है जो जिसमें कैसा होगा? द्विकोष्ठीय होता है। इस परागकोश के आगे की ओर क्या पाया जाए? लिख दिया मैंने, इस परागकोश के आगे की ओर क्या पाया जाएगा? कहाँ लिखा है? ये रहा। इस परागकोश के आगे की ओर क्या होगा? स्त्री केसर वाला भाग होता है। जो परागकोश होगा वो द्विकोष्ठीय होगा, और नीचे वाला जो परागकोश होता है वो बंधीय प्रकार का होता है। ये नीचे वाला परागकोश है और ये ऊपर वाला परागकोश है। ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है, इसके ऊपर। ठीक है, तो नीचे वाला जो परागकोश है वो कैसा होगा? बंधीय प्रकार का। और मैंने बंधीय कहा था, आप लोगों को कल लिखाया था, इसमें नीचे वाला पराग कोष्ठ बंधीय होता है तथा ऊपरी पराग कोष्ठ के पराग कण जनन करने योग्य होते हैं। जनन करने योग्य होते हैं। नीचे वाला जो परागकोष्ठ है वो तो बंधीय होगा, अब इसमें जो परागकण बनेंगे वो जनन करने योग्य नहीं होंगे। और ऊपर वाला जो परागकोष्ठ होता है वो जनन करने योग्य होता है, मतलब इसमें जो भी परागकण बनेंगे वो जनन करने योग्य होते हैं। आगे भी यहां तक की बात समझ में। ठीक है, और जो निचला ओष्ठ है, ये निचला ओष्ठ कीट को आधार या मंच प्रदान करता है। मतलब जो भी कीट है, अब देखो ये कीट है, ये कीट है। ठीक है, ये कौन सा कीट बनाया मैंने? हम्बल कीट, हम्बल नामक कीट है। तो अब देखो, जैसे ही ये इसके अंदर की ओर प्रवेश करता है तो सबसे पहले क्या होगा? कहां टकराएगा? ये इसके वृत्तिकाग्र पर टकराएगा। आगे ना बात समझ, सबसे पहले कहां टकराएगा? ये इसके वृत्तिकाग्र से टकराएगा, क्योंकि ये आगे की ओर है। अब जैसे ही ये इसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो यहां आ गया, और ये प्रवेश करके ये क्या हुआ? अब इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, और ये यहां आने के बाद ये इसके पंख बना दिए, और ये इसके थोड़े रेशे बना देते हैं, और ये इसके एंटीने बना देते हैं, इसके मुखांग वाला भाग है। अब ध्यान से सुनो, तो अब यहां क्या होगा कि अब जैसे ही अब ये ऐसे है समझो, और ये कीट आ गया है। अब ये कीट क्या करेगा? यहां से मकरंद चूसेगा यूं। जैसे ये मकरंद चूसता है तो ये वाला भाग, जो ऊपर वाला भाग है, वो नीचे की ओर यूं झुकेगा। जैसे ये दबेगा तो ये यूं झुकेगा। अब जैसे ये इसके ऊपर दबता है तो ये ऐसे नीचे की ओर झुक जाता है। तो नीचे की ओर झुकने से क्या होगा? जो इसके पराग कण वाले जनन करने वाले भाग, जो पराग कोष्ठ है ऊपर वाले, तो पराग कोष्ठ के जो पराग कण है वो इसकी पीठ पर आकर गिर जाते हैं। कहाँ आकर गिर जाते हैं? पीठ पर आकर गिर जाते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये बन जाती है भाई, पीठ पर आकर गिर जाएंगे। अब मैंने कहा था कि लीवर विधि द्वारा, लीवर का मतलब होता है बटन दबाना, तो बटन दबाने से मतलब है कि जैसे ही ये इसके अंदर जाता है यूं, ठीक है, अंदर जाएगा तो यहाँ बटन दबाएगा, बटन दबाने से मतलब है यहाँ मकरंद चूसेगा, मकरंद चूसेगा तो ये आगे की ओर झुकेगा ऐसे। ठीक है, तो यहां पर इसने क्या करा? मकरंद चूसते ही लीवर दबाया। लीवर का मतलब बटन दबाना। बटन दबाने से यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई बटन है, ठीक है, या कोई लीवर यहां पर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लीवर का मतलब है कि किसी चीज को दबाने से मतलब है, तो जैसे ही यहाँ दबाएगा ये, तो दबाने पर ये आगे की ओर झुक जाएगा, तो ये लीवर बोलते हैं हम इसको। ठीक है ना, तो इसलिए क्वेश्चन बनता है कि लीवर विधि द्वारा कौन से कीट या कौन से पुष्प में कीट परागण होता है? तो सालविया के पुष्प में कीट परागण होता है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, फिर अब एक पॉसिबिलिटी ये बन गई कि परागकण यहां गिर जाए। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब ये इसके अंदर प्रवेश कर रहा होता है तो उस समय क्या हो कि इसके ऊपर वाले भाग से मुखांग पर कुछ परागकण चिपक जाते हैं। ठीक है, अब यही पुष्प, यही कीट जब दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएगा,
सॉरी दूसरे पुष्प के अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो ये अंदर प्रवेश करेगा। तो पहली तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि इसके मुखांग पर जो परागकण चिपके हुए हैं वो कहां हो, वर्तिकाग्र पर टच हो जाए, क्योंकि आगे की ओर वर्तिकाग्र है। यहां टच नहीं हो रहे, तो यहाँ के जो परागकण पीठ पे गिरे थे, तो ये जैसे ही मकरंद चूसने अंदर की ओर जाता है तो ये आगे की ओर झुकते हैं, ये दोनों संरचनाएं, तो ये परागकण इसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार सालविया के पुष्प में क्या होता है, कीट पर परागण की क्रिया होती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब मैं थोड़ा वापस इसको समझा देता हूं, थोड़ा जल्दी। हमने पहले सारी चीजें टुकड़ों में पढ़ी है, अब हम इसको पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ध्यान सुनना, सालविया का जो पुष्प है, सालविया के पुष्प में, सालविया का जो पुष्प है वो तुलसी कुल का पादप है या लेमिएसी कुल का पादप होता है। आगे बात समझ में, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, लाइट चल जाती है अभी तो पूरा रिकॉर्ड खराब हो जाता। तो सालविया के पुष्प में क्या होगा, लेमिएसी कुल का पादप है ये। सालविया का जो पुष्प होता है उसमें दो दल पाए जाते हैं। ऊपर वाले दल को क्या बोलेंगे हम, ऊपरी ओष्ठ, नीचे वाले दल को हम क्या बोलेंगे, निचला ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले दल में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों भाग होते हैं, जिसमें से स्त्री केसर आगे की ओर होता है और पुंकेसर वाला भाग पीछे की ओर होता है। ठीक है साहब, पुंकेसर का जो पराग कोष होता है वो द्विकोष्ठीय होता है। नीचे वाला जो कोष्ठ है वो बंध्य प्रकार का होगा, मतलब नीचे वाले कोष्ठ में जो परागकण बनेंगे वो बंध्य होंगे। बंध्य का मतलब जनन करने योग्य नहीं होंगे। ऊपर वाले परागकोष में जो परागकण बनेंगे वो जनन करने योग्य होते हैं। आगे बात समझ में, नीचे वाला जो दल है वो क्या काम करता है, कीट को आधार या मंच प्रदान करने का कार्य करता है। आधार या मंच प्रदान करने से मतलब है कि कीट अंदर की ओर प्रवेश करेगा तो इसके ऊपर बैठ जाएगा और आसानी से क्या करेगा, मकरंद को ग्रहण कर लेगा। आगे बात समझ में, फिर क्या होगा कि जैसे ही हम्बल नामक कीट इसके अंदर की ओर प्रवेश करता है, ठीक है, तो प्रवेश करने पर वो जब अंदर की ओर पहुंचता है, पुतंतु वाले भाग पर पहुंचता है, ये लंबा भाग पुतंतु ही है इसका, तो यहां से क्या करेगा, ये मकरंद चूसेगा तो ये इसको दबाता है, इसके पुतंतु वाले भाग को दबाता है, मतलब लीवर को दबाता है। दबाने पर क्या होगा कि जो ऊपर वाला परागकोष है उसके परागकण कहाँ गिर जाएंगे, हम्बल कीट के ऊपर पीठ पर गिर जाते हैं। ठीक है, और जब ये कीट वापस बाहर निकलता है, ठीक है, तो हो सकता है कि इसके वृत्तिकाग्र पर इसके परागकण चिपक जाए, या फिर जैसे ही ये कीट क्या हो, दूसरे पुष्प के ऊपर जाता है और अंदर मकरंद चूसता है तो लीवर दबाएगा। ठीक है, लीवर दबने से ये आगे की ओर झुकेंगे और इस कीट पर चिपके हुए परागकण वृत्तिकाग्र पर चले जाते हैं। इस प्रकार हम्बल नामक कीट के द्वारा सालविया के पुष्प में कीट पर परागण की क्रिया होती है। बहुत ही सिंपल है, लैंग्वेज आप लोगों को चित्र के द्वारा समझ में आ गई होगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बोल देना, मैं वापस इसको बता दूंगा बाद में। ठीक है, देख लो इसको। देख लिया? ठीक है साहब, अब हम पढ़ने वाले हैं पक्षी द्वारा पर परागण की क्रिया। ये जैविक का पहला था, कीट द्वारा। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पॉइंट, पक्षी द्वारा पर परागण। ठीक है, पक्षी द्वारा पर परागण परिभाषा तो समझ गए होंगे कि जब परागकोश के परागकण मुक्त होकर पक्षी के द्वारा स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पक्षी द्वारा पर परागण की क्रिया कहते हैं। आ गई बात समझ में? ये सारी परिभाषाएं तो बार बार मैं बोल रहा हूं, तो आप लोगों को अब तक तो याद भी हो गई होगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पक्षी द्वारा पर परागण की क्रिया होती है, ठीक है,
वो अधिकांशतः कहाँ होगी, ये वर्ड याद रखना है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। कहाँ होती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। अब भाई उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्यों होती है, क्योंकि यहां पर जो पुष्प होते हैं, यहां पर पुष्प बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, बड़े आकार के पुष्प होंगे तो पक्षी तो काफी बड़ा होता है, तो उसके लिए पुष्प भी कैसा होना चाहिए, बड़े आकार का होना चाहिए, कि वो उसमें आसानी से अंदर उसकी चोंच को डाल सके और वहां से वो क्या कर सके, परागकण, या उस पर छोटे छोटे कीट होते हैं तो उनको वो खाता है, पुष्पों के ऊपर जो कीट होते हैं तो वो उनको खाते हैं पक्षी, और खाएंगे तो हो सकता है कि उस समय जो उनके पराग कण हैं वो उनके मुखांग पर, उसकी चोंच पर चिपक जाए, और जब यही पक्षी दूसरे पुष्प पर जाकर कीटों को खाता है तो वो परागकण वहां गिर जाए और उनमें प्रजनन की क्रिया हो जाए। तो ये मुख्य रूप से कहां पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बड़े आकार के। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, पुष्प कैसे होते हैं, नलिकाकार होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं, प्याले नुमा होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं, कुंभाकार होते हैं। ठीक है, अब नलिकाकार किसमें होंगे, नलिकाकार होंगे निकोटियाना, ये एक पुष्प का नाम है। निकोटियाना ये एक पुष्प का नाम है। तो इस निकोटियाना के जो पुष्प होते हैं वो नली के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, ऐसे लंबी, जैसे ये कोई हमने बनाया, ये पुष्प बनाया, तो ये ऐसे पुष्प ये लंबी नली के समान होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, पक्षी अपनी चोंच को आसानी से प्रवेश करा देगा, वो खुद भी थोड़ा बहुत प्रवेश हो सकता है, वो क्या करेगा, यहां से कीटों को खा लेगा। फिर दूसरा है प्याले नुमा, जो प्याले नुमा है वो क्लिस, ये क्या लिखा मैंने, गलत लिखा, ये जो प्याले नुमा है इसके अंदर क्या होगा, क्लिस्टे मोन, क्लिस्टेमोना, ये एक पुष्प है क्लिस्टेमोना। इसके पुष्प कैसे होते हैं, प्याले नुमा होते हैं। और जो कुंभाकार होंगे वो एरिकेसी, एरिकेसी जो पादप के पुष्प हैं वो कुंभाकार होते हैं। तो नलिकाकार समझ गए, प्याले नुमा आप लोग जानते हो थोड़ा फैला हुआ होगा पुष्प, और कुंभाकार ऐसे कुंभ निकली हुई होती है, तो कुंभाकार होता है। तो आप लोगों को ये तीनों एग्जाम्पल याद रखने हैं कि सबसे पहले तो जो पक्षी द्वारा परपरागण क्रिया होती है वो कौन से क्षेत्रों में होती है, मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, पुष्प कैसे होंगे, बड़े आकार के होंगे। आकार कैसा हो सकता है पुष्पों का, नलिकाकार हो सकता है, प्याले नुमा हो सकता है, कुंभाकार हो सकता है। नलिकाकार किसका होगा, निकोटियाना का होगा, क्लिस्टेमोना का होगा, एरिकेसी का होगा, कुंभाकार और प्याले नुमा। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने हैं। इसमें पक्षी भी रख सकते हो आप, कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल कौन सा पक्षी करता है इसमें, गुंजन पक्षी, शंखफोड़ा, ये पक्षी कीट पर परागण की क्रिया करते हैं मुख्य रूप से, तो ये याद रखना है। फिर इसके बाद पक्षी द्वारा हो गया, अब कीट के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, ये याद रख लेना है, सॉरी कीट के द्वारा नहीं, चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा कीट पर परागण। ठीक है, चमगादड़ के द्वारा पर परागण, या फिर बोलते हैं इसको चीरोप्टेरोफिल के द्वारा पर परागण। ठीक है, ये क्या है, चमगादड़ के द्वारा ही पर परागण है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, चमगादड़ के द्वारा जो पर परागण की क्रिया होगी तो वो कौन से पुष्पों में होगी, ऐसे पुष्प
जो रात्रि में खिलते हैं। जो पुष्प क्या होंगे, रात्रि में खिलते होंगे, क्योंकि जो चमगादड़ होता है वो रात्रि में ही गमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है रात्रि में। तो ऐसे पुष्प जो रात्रि में खिलते हैं उनमें क्या होगा, चमगादड़ के द्वारा पर परागण की क्रिया होती है। अब कौन से पुष्प हैं, ये तो बहुत अच्छे पुष्प हैं और आप लोगों को याद भी रखने हैं। कचनार, कदम्ब, बालम खीरा, गोरख, इमली। ठीक है, ये चमगादड़ के द्वारा। परिभाषा तो आप लोगों को वही लिखनी है जो पहले बताई थी कि जब परागकोश के परागकण मुक्त होकर चमगादड़ के द्वारा स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को चमगादड़ द्वारा पर परागण कहते हैं। ये तो पहले आप लोगों को याद हो गई होगी। आप लोगों को याद रखना है कि भाई चमगादड़ के द्वारा विशेष बात तो क्या है कि ऐसे पुष्प जो रात्रि में खिलते हैं उनमें चमगादड़ के द्वारा पर परागण क्रिया हो सकती है। कौन से पुष्प है, कचनार का, कदम्ब, बालम खीरा, गोरख, इमली, ये सारे पुष्प हैं। ठीक है, अब ये जितने बड़े बड़े टॉपिक थे वो कंप्लीट। अब जैविक के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कीट के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, पक्षी के द्वारा। अब जो भी पढ़ेंगे हम वो नाम और उसका एग्जाम्पल पढ़ना है, उसकी डिटेल्स नहीं है अपने कोर्स में। और डिटेल्स होगी भी क्या, कुछ भी नहीं होता उनमें, सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल अगला है नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 लंगूर। आम और नीम में इसके द्वारा होता होगा। ठीक है, वायु के द्वारा भी होता है लेकिन हमें लंगूर भी याद रखना है। घोंघा तो जानते ही हो, आर्किड और सर्प वृक्ष। ठीक है, छठा होता है गिलहरी, इसमें लिखना है गुल मोहर, जो बड़ा वृक्ष होता है उसके ऊपर गिलहरी चढ़ जाती है, सेमल। अगला है सर्प के द्वारा भी होता है, कोलोकेशिया। कोलोकेशिया। ठीक है, तो लंगूर हो गया, घोंघा हो गया, गिलहरी हो गया, सर्प हो गया। तो लंगूर में किसके द्वारा, आम और नीम में होगा, घोंघे में, आर्किड व सर्प में, गिलहरी में, गुलमोहर और सेमल में, सर्प, कोलोकेशिया। ठीक है, ये आप लोगों के कंप्लीट हो गया है टॉपिक। पर परागण भी कंप्लीट, हमने 100 परागण कंप्लीट पढ़ लिया, पर परागण कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, इससे कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप लोगों का दिमाग घुमा देंगे। ठीक है, पढ़ा है, आंसर तो वहीं से आएगा, लेकिन क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो आप लोगों को समझना होता है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम।